नमस्कार, स्वागत है आपका भारत समाचार में। आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। सबसे पहले बात करेंगे गर्मी की, आसमानी कहर की, क्योंकि गर्मी से लोग इस समय बहुत परेशान हो चुके हैं। पूरा उत्तर प्रदेश गर्मी से उबल चुका है। पश्चिम में भी राहत नहीं है। पूर्व में आज बूंदाबांदी के आसार हालांकि जरूर बताए गए हैं, जिसमें झांसी सबसे ज्यादा गर्म जिला रहा 46 डिग्री तापमान के साथ। आप सोचिए कि प्रचंड गर्मी का प्रकोप जो है वो बरकरार है। आगरा उरई में भी पारा जो है 45 डिग्री के पार चला गया है। लखनऊ में लोग बेहाल हैं। 17 जिलों में अभी भी लू की चेतावनी, हालांकि आज के लिए जरूर कहा जा रहा था कि 11 तारीख से कुछ राहत मिलेगी, लोगों को मानसून दस्तक दे सकता है, लेकिन अभी भी स्थिति वही है। आप देखिए कि सूर्य भगवान की जो तपिश है, गर्मी की मार झेल रहे हैं लोग। पूर्व में बूंदाबांदी के हालांकि आसार जरूर है, लेकिन आप सोचिए कि चिलचिलाती गर्मी से लोग बहुत परेशान हैं और लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि एसी कूलर सब कुछ फेल हो रहे हैं। इस गर्मी में लोग बेहाल हैं, लखनऊ में भी। और आपको यहाँ पर बताएं कि 17 जिलों में लू को लेकर जो अलर्ट है वो वाकई में डराने वाला है। और अभी भी जो सन स्ट्रोक है, यानी कि प्रचंड लू का जो कहर है, वो आगे भी देखने को मिल सकता है। हालांकि कुछ जगहों पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है, जिससे हल्की फुल्की राहत ये मानी जा सकती है कि माना हो जाए। आगरा उरई में भी देखिए यही स्थिति है। पारा 45 डिग्री के पार चला गया है। लोग घरों से निकलने में कतरा रहे हैं। लोग ठंडे पेय पदार्थों का सेवन कर रहे हैं। और देखिए विशेषज्ञ भी सलाह दे रहे हैं, डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि कम से कम लोग गर्मी से अपने आप को बचाएं, घरों से अपने बाहर कम निकलें और खुद को बचाना ही इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रोहित हमारे साथ मौजूद हैं रायबरेली से, इस खबर पर बातचीत करेंगे। रोहित, क्या स्थिति है? गर्मी तो लगातार प्रचंड जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, लोग बहुत परेशान होंगे। रायबरेली में विद्युत व्यवस्था को लेकर क्या स्थितियां वहां पर दिख रही हैं? जी बिल्कुल स्वाति, देखा जाए जिस तरह से जो है इस बार की जो गर्मी है वो लोगों, जिस तरह से ये चिलचिलाती धूप है उससे लोग काफी बेहाल दिखाई दे रहे हैं। पारा जो है 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। वही लोग घर से बाहर निकल रहे हैं जिनको कोई जरूरी काम है, लेकिन जिस तरह से देखा जाए ये धूप, चिलचिलाती धूप है और ये उमस है, वो काफी लोगों को परेशान करते हुए दिखाई दे रही है। बल्कि डॉक्टर की भी सलाह यही है कि अगर आपको जरूरी कार्य नहीं तो आप घर से बाहर मत निकलिए। लोग यही सलाह दी जा रही है कि आप सुबह और शाम को ही निकले, लेकिन दोपहर में जो है मत निकलिएगा, जरूरी काम नहीं है तो। क्योंकि सड़कों पर भी सन्नाटा पसरा हुआ, क्योंकि जिस तरह से ये धूप है, गर्मी है, लोग बेहाल हो रहे हैं। इसके पहले कभी जो इस तरह की गर्मी नहीं पड़ी जिस तरह की गर्मी इस वर्ष पड़ रही है। और लगातार पारा जो है लगातार अपनी चरम पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले 42 डिग्री पारा था, फिर 43 और आज 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि गर्मी से लोग बेहाल है। अगर विद्युत व्यवस्था की बात की जाए तो शहरी इलाकों में विद्युत व्यवस्था जरूर ठीक है, लेकिन जैसे ही हल्की सी हवा चलती है वैसे विद्युत जो है डाउन कर दिया जाता है। ग्रामीण अंचलों में विद्युत व्यवस्था काफी जो है ठीक नहीं कही जा सकती है। तो कहीं ना कहीं एसी व कूलर की बात कर लीजिए, जिस तरह से प्रचंड गर्मी पड़ रही है उससे एसी कूलर भी काम करना बंद कर दिए हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से देखा जाए गर्मी की मार है वो आम हो या खास सभी झेल रहे हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर दिक्कतें हो रही है तो जो रेहड़ी पटरी के दुकानदार हैं उनको दिक्कतें आ रही है। वो जो रोजमर्रा के कमाने खाने वाले लोग हैं वो उनको दिक्कतें आ रही है। अगर वो नहीं कमाएंगे, खाएंगे, नहीं निकलेंगे तो उनके घर में शाम का खाना कैसे बनेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरह से गर्मी पड़ रही है उससे लोग बेहाल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर की सलाह है कि लोग तरल पदार्थ का सेवन ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि गर्मी जो है बहुत प्रचंड पड़ रही है। लोग झेल नहीं पा रहे, इतनी ज्यादा गर्मी बढ़ गई। चूंकि जून का महीना है, जेठ भी अब खत्म हो चुका है। जेठ का महीना, शहर शहर गर्मी। और फिरोजाबाद से हमारे साथ जितेंद्र जुड़ गए, इस खबर पर बातचीत करेंगे। जितेंद्र, गर्मी का कहर तो वैसे तो पूरे उत्तर प्रदेश में लोगों को सता रहा है। लोग घर में दुबकने को मजबूर है, इतनी भीषण गर्मी है। फिरोजाबाद आगरा से सटा जिला है, क्या स्थितियां हैं? कहते हैं कि इन तमाम जिलों में गर्मी अपने आप में बड़ी भीषण पड़ती है, स्थितियां बड़ी विकराल हो जाती है जून के महीने में। क्या स्थिति देख रहे हैं आप? बिल्कुल, देखिए गाना सुनते थे, जून की दोपहरी में पांव जले हैं, सैया पांव जले हैं। ठीक वही स्थिति बनी हुई है कि किस तरह लू थपेड़े मार रही है, आम आदमी का निकलना दूभर है। और चौराहों की बात की जाए तो जहां थोड़ी भी छाया है, जैसे मैं यहाँ टूडला के चौराहे पे खड़ा हूँ, हल्की छाया तो बड़ा ऐसा लग रहा है भगवान मोक्ष प्राप्त कर रहा है, बड़ा संतुष्टि सी हो रही है। और थोड़े भी जरा 10 कदम आगे बढ़ेंगे तो लू के थपेड़े मारे हैं, धूप है, चिलचिलाती गर्मी है, शरीर से निकलता पसीना है। और पैदल चलने वाले या दूर दराज से आने वालों को जो दिक्कत हो रही है, आप इस बात की कल्पना इसलिए कर सकती हैं क्योंकि आप इन चीजों को समझ सकती हो। आम आदमी, अधिकारी या फिर कहा जाए बड़े लोग नहीं समझ सकते, इसी में बैठे हैं। हम और आप अच्छे से समझ सकते हैं आम आदमी की भावना को कि कैसे मजबूर है और मजदूर है।
तो मजदूर को मजदूरी भी करनी है। बड़ी स्थिति विकराल है। लेकिन इसमें एक चीज मैं महसूस किया करना चाहूंगा, इसमें पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम के लोग अगर चाहते, उनके अधिकारी या जनप्रतिनिधि, तो कुछ ना कुछ राहत दे सकते थे। जैसे कि यहाँ चौराहे पे कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, कोई यात्री छादक केंद्र नहीं है, पुलिस ने अपनी व्यवस्था कर रखी है, पुलिस के लोग बेचारे यहाँ पानी घड़ा भरवाते हैं, वो लोगों के पीने के काम आता है। तो ये व्यवस्थाएं नगर पालिका टुंडला को करनी चाहिए थी, लोगों को राहत देने के लिए, वो नहीं की है। फिरोजाबाद नगर निगम को जो मेन लाल बत्ती चौराहे पर जब लाल बत्ती हो जाती है तो सैकड़ों वाहन खड़े हो जाते हैं, 10 मिनट, किसी को 5 मिनट लगते हैं। उस दौरान वो धूप से कितने सामना करता है, वहां अगर ग्रीन मैट ऊपर तान दी जाती तो अच्छा लगता। तो ये सुझाव है और इनको कम खर्चे में किया जा सकता है, लेकिन अधिकारी है वो अफसरशाही में मग्न रहते हैं। वो नहीं गर्मी भी हर बार आती है, लेकिन स्थितियां जस की तस रहती है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। गर्मियों में आप भी जानते हैं जितेंद्र, कूलिंग सेंटर, सर्दियों में अलाव की व्यवस्था कहाँ रहती है? व्यवस्थाएं कुछ मोहल्लों तक, कुछ वीवीआईपी जगहों तक ही सीमित रहती है। संदीप भी हमारे साथ मौजूद है। राजधानी भी बड़ी तप रही है, तपिश लगातार बरकरार है सूर्य भगवान की। मॉनसून कब तक आएगा संदीप? विशेषज्ञ क्या बता रहे हैं, उनसे अगर आपकी बातचीत हो पाई हो, कब तक आएगा प्रदेश में मॉनसून? देखिए बिल्कुल स्वाति, उत्तर प्रदेश की बात करी जाए, तमाम जिलों की बात करी जाए, हालांकि देखिए झांसी ने जो है वो रिकॉर्ड तोड़ा, लगभग 46 डिग्री तापमान जो है वो उसका दर्ज किया। और उसके बाद देखिए अन्य जगहें रही, कानपुर देहात की अगर हम बात कर लेते हैं 44.5। उत्तर प्रदेश में तमाम जिले इस समय देखिए भीषण गर्मी से जो है वो कहीं ना कहीं से प्रभावित हैं। सुबह जब आग खुलती है तो सूरज की इस तरीके से जो देखिए वो दिखाई देती है तपिश, उसी के साथ साथ जब तक सूरज जो है वो डूब नहीं जाते हैं। अब देखिए मौसम विभाग के अनुसार ये बताया जा रहा है कि 2 दिन बाद से कई जिलों में जो है वो मानसून की संभावना जो है वो जताई जा रही है कि हल्की बूंदाबांदी होगी, बारिश भी हो सकती है। बीच में भी आपने देखा था कि मौसम में देखिए बदलाव हुआ था। अब देखिए क्लाइमेट चेंजेस, जिस तरीके से गर्मी आखिर ज़्यादा क्यों पड़ रही है, आपको पता है कि हरे पेड़ों की जिस तरीके से कटान हो रही है, जिस तरीके से एक एक घर में 8 से 10 ज़्यादा एसी लगे हैं, चिमनियों से निकलने वाला धुआं है, बड़ी बड़ी आपने देखा है फैक्ट्री मिल से जो धुआं निकलता है, तो इसके प्रभाव में ये देखा जा रहा है कि गर्मी का जो असर है वो ज़्यादा हो रहा है। अब इससे बचने के लिए तमाम लोग इंतज़ाम करते हैं, लेकिन हाँ, राजधानी लखनऊ की अगर हम बात करते हैं तो सड़कें जो हैं वो चल तो ज़रूर रही है, लेकिन जिनको ज़रूरी काम है वही लोग जो है वो सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकती हैं कि तमाम लोग जो है सड़कें, ये हजरतगंज की सड़क है लेकिन ये खाली पड़ी है। सड़कों पर बाहर निकलते समय छाता लेना, दुपट्टा लेना, बच्चों के स्कूल बंद हो चुके हैं, लेकिन कई जगहों पर टीचरों को बुलाया जा रहा है। ये भी देखा जा रहा है कि स्कूल जल्दी खुलने थे तो उसकी टाइमिंग को बढ़ाया गया। तो दिक्कत तो देखिए सभी लोगों के साथ बहुत है, लेकिन मौसम है, इसमें इसको ना सरकार कम कर सकती है ना ज्यादा कर सकती है। हाँ, लोगों को अपनी सहूलियत का ख्याल देखिए खुद रखना पड़ेगा। और ये बताया जा रहा है कि अगले 2 से 3 दिनों में मानसून जो है वो कुछ जिलों में आ सकता है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से अच्छा, ये ऐसी कई घटनाएं आपने भी संदीप बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, प्रदेश के अलग अलग कूलिंग सेंटर्स बनाने की बात कही। कूलिंग सेंटर्स की क्या सच्चाई है, कहाँ कहाँ लगाए गए हैं? अगर लखनऊ की बात करें, कितनी राहत दे पा रहे हैं कूलिंग सेंटर्स? क्योंकि कई लोग बेहोश होकर गिर जा रहे हैं, ऐसी स्थितियां लोगों के सामने है। मतलब क्या राहत है? कुछ तो राहत होगी लोगों को इससे। देखिए लखनऊ के नगर निगम में एक कूलिंग सेंटर बनाया गया है। लखनऊ का जो 1090 चौराहा है, देखिए वहां पर एक कूलिंग सेंटर बनाया गया है। अब कूलिंग सेंटर देखिए बनाए जरूर जाते हैं, अंदर उसके जो कूलिंग की क्षमता होती है वो कितनी होती है, देखिए लोग पहली बात तो देखिए इसको लेकर अवेयर भी नहीं है। कहाँ किसी के पास समय है कि वो यहाँ पर आप देखती हैं कामकाजी लोग हैं, सब निकल जा रहे हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि शेड्स बनाए जाने चाहिए। इस बार प्याऊ की संख्या जो है वो बहुत कम दिखाई दी, ये तो बड़े मंगल ने संभाल ली। आपने देखा था क्यों भीड़ जुटती है, क्योंकि गर्मी में सबसे ज्यादा लोगों को देखिए जो चाहिए होता है वो होता है कि ठंडा पानी। प्याऊ की संख्या कम रही, टी शेड कहीं पर नहीं दिखाई दिया। अगर आप गोमती नगर में निकल जाइए तो आपको सर ढकने की कहीं पर भी जगह नहीं मिलेगी। तो मुझे लगता है इसमें थोड़े से व्यापक सुधार होने चाहिए, इम्प्रोवाइज इसको किया जाना चाहिए। संजीव नामदेव भी हमारे साथ मौजूद हैं झांसी से ही। संजीव, झांसी की स्थिति तो सबसे भयावह रही है, 46 डिग्री टेम्परेचर वहां पर पहुंच चुका है। क्या हालात हैं, कैसे बच रहे हैं लोग गर्मी जी? स्वाति जी, जिस तरह से झांसी की हम बात करें तो झांसी में आग सड़कों पर बरस रही है। टेम्परेचर 46 से अधिक 47 आज पहुंच गया। जिस तरह जून के महीने में
भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिला है। तो भाई जो लोग हैं वह जरूरी काम से ही अब बाहर निकल रहे हैं, जैसे मुंह पर कपड़ा बांधकर, हाथों में ग्लव्स पहनकर और आंखों पर चश्मा लगाकर ही लोग निकल रहे हैं। पानी ऐसे पेय पदार्थों का सहारा ले रहे हैं, गन्ने का रस पी रहा है कोई, तो कोई पानी पी रहा है, तो कोई नींबू पानी पी रहा है, तो उससे अपनी प्यास बुझा रहा है। अगर हम प्रशासन की बात करें तो प्रशासन के, नगर निगम के कोई भी इंतजाम इन सड़कों पर नहीं है। जिस तरह से सूनी सड़कें अभी 1 बजने को सूनी सड़कें पड़ी हुई हैं और लोग जो गर्मी का प्रकोप वो देखने को भीषण देखने को मिल रहा है। प्रशासन द्वारा कोई उपाय इनकी सड़कों पर नहीं किया गया है। तो वहीं जो गर्मी के कारण वह बीमारियां भी उत्पन्न हो रही हैं। वहीं अस्पतालों में जिस तरह से गर्मी पड़ने से बीमार लोग हो रहे हैं, अस्पतालों में भरमार देखने को मिल रही है। तो वहीं इंतजाम जो सरकारी अस्पतालों उनमें इंतजाम नहीं हो पा रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें तो बुंदेलखंड के झांसी की जो सबसे अधिक विंध्याचल पर्वत का क्षेत्र कहा जाता है, जहां पर हरे पेड़ों का कटान सबसे अधिक यहाँ पर हो रहा है। हरे पेड़ों के कटान की वजह से गर्मी का प्रकोप और तेजी से बढ़ रहा है। तो वहीं सबसे अधिक जो गर्मी है वो झांसी में देखने को मिल रही है, जहां पारा 46 से 47 तक पहुंच गया है जून के महीने में। स्वाति जी बिल्कुल समझा जा सकता है, लेकिन जो चीजें हैं वो ठीक से नजर नहीं आ रही। रोहित हमारे साथ रायबरेली से जुड़े। रोहित, मैं समझ सकती हूँ आपको गर्मी लग रही है, आप पसीना पोंछ रहे हैं, और कामकाजी लोग, खासतौर से आप लोग जो ग्राउंड पर रहते हैं, उन लोगों के लिए कितनी मुश्किलें होती है इस भीषण धूप में रिपोर्टिंग करना, अपने घरों से निकलना। अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे आप लोग करते होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी काम है तो करना है। कितनी मुश्किलें आती हैं रोहित लोगों को? जी बिल्कुल स्वाति, अगर मुश्किलों की बात की जाए तो चाहे वो भीषण ठंड की बात कर लिया फिर भीषण गर्मी की बात कर लिया है, तो रिपोर्टिंग तो हर उस पर निकल के करना पड़ता है। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कतें अगर बात की जाए तो वो जो रोजमर्रा के कमाने खाने वाले लोगों के लिए है, क्योंकि वो गरीब लोग होते हैं, उनको दिहाड़ी मजदूरी करनी है, उसको धूप पे इस तरह की मजदूरी करनी रहती है, तो उनको दिक्कतें होती है। वहीं अगर रायबरेली में नगर पालिका की बात कर ली जाए तो रायबरेली में नगर पालिका द्वारा 5 कूलिंग पॉइंट बनाए गए हैं। वो चाहे बसारा चौराहे की बात कर ली, या बस स्टॉप की बात कर ली, या रेलवे स्टेशन की बात कर ली, या अस्पताल चौराहे की बात कर ली जाए, इस तरह कूलिंग पॉइंट बनाए गए हैं। लेकिन जिस तरह से कूलिंग पॉइंट की व्यवस्था है, वहां पे कूलर लगाया गया है, पानी की व्यवस्था की गई है, और गुड़ यानी मीठे की व्यवस्था की गई है, तो ये सारी व्यवस्था जरूर की गई है। लेकिन कूलिंग पॉइंट में जब आदमी घर पे एसी में उसको जो है राहत नहीं मिल पा रही, तो कूलिंग पॉइंट में किस तरह से राहत मिलेगी, एक बड़ा सवाल जरूर है। लेकिन प्रशासन के द्वारा व्यवस्थाएं रायबरेली में कराने का प्रयास जरूर किया गया है। वहीं दूसरी तरफ चौराहों पे मटके जरूर रखाए गए, घड़े रखाए गए, ताकि उसमें लोग पानी पी सके। लेकिन उन घड़ों की जो क्षमता है पानी की, वो बहुत छोटी है, क्योंकि छोटे घड़े होते हैं, 2-4 लोग पानी पिए, घड़े जो है खाली हो गए, तो फिर उसके बाद लोगों को दिक्कतें होती, क्योंकि उसको फिर भरने की प्रक्रिया जो वो शिथिल है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो चौराहों पर घड़े जरूर रखाए गए, लेकिन उनमें जो पानी की जो किल्लत जरूर देखने को मिल रही है। कूलिंग पॉइंट बनाए गए हैं, लेकिन कूलिंग पॉइंट पे जो है जो गरीब तबके के लोग हैं वो नहीं जा पा रहे, क्योंकि उनको कमाने खाना, वो कहाँ पर इंतजार करेंगे। जो राहगीर है वो थोड़ा बहुत जरूर उसमें जो प्रतीक्षा करते हैं उसमें बैठ जाते हैं, ताकि थोड़ी गर्मी से राहत मिल सके। तो प्रशासन ने व्यवस्थाएं जरूर की है, लेकिन इस तरह की प्रचंड गर्मी जो है वो आम व खास सभी लोगों के लिए जो परेशानी का सबब बनी हुई है। मानसून आने के लिए बताया जा रहा है कि शायद 2 दिन के बाद जो है मानसून आ सकता है, लेकिन जिस तरह से गर्मी जो है अपना कहर दिखा रही है, अपना कहर बरपा रही है, उससे लोग जो काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। स्वाति, जिस तरह से मौसम की बात कर ली जाए तो लगातार जो पारा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। 45 डिग्री के पार जो है रायबरेली का जो है टेम्परेचर हो चुका है। सड़कों पर जो है वाहनों की रफ्तार थम गई है, बहुत कम। जो इस तरह में अगर देखा जाए, अभी जो 1 से 1.5 बज रहा है, इस टाइम पर जो वाहन लगातार सड़कों पर दिखाई देते थे, लेकिन अगर आज की बात कर ली जाए तो आज सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ, यानी जो जरूरी जिसको काम है वही सड़कों पर गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं गर्मी का जो प्रकोप है आम व खास सबके लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, तो ये स्थितियां हैं, शहर शहर गर्मी का कहर और बरकरार जिस तरीके से है, लोग बेहाल हो चुके हैं इस गर्मी से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जानकारियां साझा करने के लिए। तो उत्तर प्रदेश के कई शहरों का ये हाल आपने देखा, और आगे भी अभी मौसम विभाग की भविष्यवाणी है कि गर्मी सताएगी, अभी इससे राहत नहीं मिलने वाली है। 50 डिग्री पार टेम्परेचर हो चुका है और लोग अपने घरों में दुबकने को मजबूर हैं। गर्मी का तपिश आपने देख लिया कि कितना ज्यादा बढ़ गया है। इस इंसान, जानवर और पशु पक्षी भी परेशान हैं गर्मी से। एक ऐसा मामला देखने को मिला है ललितपुर में, जहां गर्मी के बढ़ते सितम के चलते चमगादड़ों और अन्य पक्षियों पर इसका बहुत ज्यादा कहर देखने को मिला। जी हां, गर्मी और लू के थपेड़ों से सैकड़ों चमगादड़ों की मौतें हो चुकी हैं। पूरा मामला ललितपुर जिले के तालबेहट तहसील का है, जहां गर्मी के चलते सैकड़ों चमगादड़ों की मौतें हो रही है। आप देखिए, इंसान, पशु और पक्षी भी इससे बहुत बेहाल हो रहे हैं। गर्मी इतनी ज्यादा है कि टेम्परेचर आप सोचिए कि
जो आम जनमानस है वो झेल नहीं पा रहा है। पशु पक्षियों की इसमें मौत हो रही है और सबसे ज़्यादा इसमें चमगादड़ मरे हैं। गर्मी का सितम, ललितपुर से ये जो तस्वीरें आई हैं वाकई में चौंकाने वाली हैं। टेम्परेचर जिस तरीके से लगातार बढ़ता जा रहा है, पेड़ कटते जा रहे हैं, आप सोचिए कि इकोसिस्टम पर कितना बुरा प्रभाव पड़ रहा है। लगातार जो जिस तरीके से चीज़ें बदल रही हैं, इकोसिस्टम हमारा बदल रहा है, ये कहीं ना कहीं आने वाले समय के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। राजा रघुवंशी मर्डर केस में एक नया खुलासा हुआ है। सोनम ने राजा के सामने एक कंडीशन रखी थी कि फिजिकल रिलेशन से पहले कामाख्या देवी के दर्शन करूंगी। शादी के महज 4 दिनों बाद मायके चली गई सोनम और मायके से लौटने के बाद राजा को करीब आने से रोकती रही लगातार। घर लौटने के बाद उसकी हत्या की साजिश रच दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोनम ने राजा से कहा था कि पहले कामाख्या देवी के दर्शन करूंगी, फिर रिलेशनशिप बनाऊंगी। इसी बीच राजा की हत्या की पूरी प्लानिंग कर ली। चालबाजी और गहरी साजिश की नई नई परतें जहां खुल रही हैं, चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पुलिस की जांच में सोनम के हर एक दावे की गहरी पड़ताल हो रही है। राजा रघुवंशी मर्डर केस बन चुका है देश भर में हाई प्रोफाइल केस, और जिस तरीके से धीरे धीरे पूरे मामले की अब बगिया जिस तरह से उधेड़ी जा रही है, कहा जा सकता है कि बहुत चौंकाने वाले खुलासे इसमें हो रहे हैं। और पत्नी सोनम ने ही सारे प्लान्स जिस तरीके से बनाए, उसने यहाँ तक कि एक्शन प्लान बी भी तैयार किया कि अगर एक प्लान से चीजें विफल हो जाती हैं, मर नहीं पाता उसका पति, तो दूसरा प्लान पूरी तरीके से तैयार है। बाकायदे उसने ऑनलाइन कुल्हाड़ी मंगाई, यहाँ तक कि सेल्फी के बहाने धक्का देने की फिराक में भी थी वो अपने पति को। और एक देखिए एक और बड़ा खुलासा जो इस तरह आ रहा है सोशल मीडिया पे कि उसमें बताया जा रहा है कि फिजिकल रिलेशन बनाने से पहले उसने अपने पति के सामने ये कंडीशन रख दी थी कि वो रिलेशनशिप में तभी आगे बढ़ेगी जब वो कामाख्या मंदिर के दर्शन कर लेगी। मैं मांग कर रही हूँ भैया कि मेरा बच्चा वापस आ जाए। मेरा बच्चा कभी ऐसे काम नहीं कर सकता। बहुत मुसीबत देखा भैया। 10वीं क्लास में पढ़ रहा था मेरा बच्चा, जब उसके पिताजी शांत हो गए, जब से पूरी जिम्मेदारी, तीन बहनों की जिम्मेदारी पूरी मेरे बच्चे ने ही उठाया है। फिर एक भैया ने बोला कि राज बीमार पड़ जाएगा। सब भी बोलते थे मेरे पड़ोसी की बीमार पड़ जाएगा, बच्चा इतना काम करने लायक नहीं है। तो उन्होंने बताया कि इसको कंप्यूटर क्लास अगर आता है तो ये वहाँ पे काम कर लेगा। ये जहाँ भैया इनके पास काम करने गया, अब 2 साल वहाँ काम करा। अब ये काम में क्या मालूम अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पर मैं ये बोलती हूँ कि मेरा बच्चा कभी ऐसा काम नहीं कर सकता, कभी ऐसा काम नहीं करेगा, वो नहीं कर सकता। जी ये मास्टर प्लान है उसका, क्योंकि इतना बड़ा कारनामा किया है तो वो पहले से सब रेडी करके रखा है। मगर यही बात है कि शादी नहीं करना था तो बोल देना चाहिए था। इतना एक लड़का का जान ले लिया, एक माँ को रुलाया है, बहुत बड़ा पाप काम किया है ये। और एक औरत नाम में ये दब्बा है, क्योंकि उसका वजह से हर एक औरत अभी शर्मिंदा है। मेघालय में आके ऐसा कुछ हुआ है, हम लोग को भी टेंशन है ना, हम लोग को भी तो टेंशन था। तो हस्बैंड का ऐसा डेट मिल गया तो औरत तो कम से कम सलामत मिले। बांग्लादेश में क्या बोल रहा है, उधर क्या बोल रहा है, हम लोग जिस दिन सुना है ऐसा हम लोग को तो खराब लगा। तो सब पूरा स्टेट बदनाम कर दिया। कैसा वो हमको वही ये है, वो कैसा इधर से किया है। तो ये जो घिनौनी साजिश रची सोनम ने, पूरा का पूरा मेघालय से शर्मसार हुआ है, पूरा प्रदेश शर्मसार हुआ है। और आप वहाँ के स्थानीय लोगों से सुन रहे थे वो कितने आक्रोशित थे, क्योंकि पूरे प्रदेश की छवि को एक तरह से बदनाम करने की साजिश जिस तरीके से सोनम ने रची, आखिरकार वो इसमें विफल हुई और पुलिस के हत्थे चढ़ चुकी है। सोनम रघुवंशी ने अपने पति राजा को मारने का प्लान तो बना ही लिया था। रिश्ता पक्का होते ही हमारे पास जो डिटेल सामने आई उसके मुताबिक सोनम और राजा की मुलाकात रघुवंशी ऐप के जरिए हुई। 11 फरवरी को रोका हुआ और मई में शादी। और तो और शादी होते ही सोनम ने सुपारी किलर्स को 20 लाख रुपए देने का दावा भी किया और सारे प्लान सोनम के मुताबिक ही पूरे कंप्लीट हुए। सोनम ने इस प्लान के तहत इंदौर से लगभग 2000 किलोमीटर दूर शिलोंग में हत्याकांड को अंजाम दिलवाया। राजा सोनम केस का एक एक पन्ना हम खोलेंगे। शादी की तैयारी से मर्डर तक क्या हुआ हम बताएंगे। सोनम ने हत्या के बदले 20 लाख रुपए देने की बात क्यों की?
क्या सोनम की मां भाई सब जानते हैं? सोनम ने मर्डर की कहानी किसके साथ लिखी? कौन है वो गुमनाम इंसान जो मास्टरमाइंड है? आपके मन के हर सवाल का हम देंगे जवाब। इंदौर के राजा रघुवंशी ने बड़ी उम्मीदों के साथ सोनम से शादी की और सोनम की चाहत के मुताबिक हनीमून पर भी राजा गया, लेकिन जहां उसे बेरहमी से मार दिया गया। खुलासे के मुताबिक सोनम ने ही अपने पति को बेरहमी से मरवाया, लेकिन ये पूरी कहानी आपके लिए जाननी जरूरी है सिलसिलेवार तरीके से। तो जहां बैठे हैं बैठे रहिए, हाथ से रिमोट नीचे रखिए, हमारी इस रिपोर्ट को ध्यान से देखिए और भविष्य के लिए अलर्ट हो जाइए। दोनों परिवारों की मुलाकात रघुवंशी ऐप से हुई। सोनम और राजा के परिवार की मुलाकात रघुवंशी ऐप के जरिए हुई थी। 11 फरवरी को सोनम और राजा का रोका हुआ, यानी कि शादी पक्की की गई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सोनम ने रोके के दिन से ही राजा को मारने की प्लानिंग बना ली थी। सोनम ने राजा को मारने का प्लान पहले ही बना लिया था। सोनम ने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर साजिश रची कि लूटपाट के बहाने राजा का कत्ल कर देंगे और जब मैं विधवा हो जाऊंगी तो तुम मुझसे शादी कर लेना। तब पिताजी भी शादी से मना नहीं करेंगे। 11 मई को सोनम और राजा की शादी हुई। शादी के 6 दिन बाद यानी 16 मई को सोनम ने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर राजा को मारने की साजिश को फाइनल रूप दिया। इसी दौरान सोनम ने राजा को हनीमून के लिए शिलोंग चलने के लिए राजी किया। सोनम राजा से पहले किलर पहुंचे मेघालय। हुआ ये कि सोनम के प्रेमी राज कुशवाहा ने अपने इंदौर के 3 दोस्तों आकाश, विशाल और आनंद को हत्या की सुपारी दी। तीनों को हिदायत दी गई कि घटना किसी भी कीमत पर हत्या नहीं, हादसा लगनी चाहिए। सोनम के प्रेमी राज ने अपने तीनों दोस्तों को 50,000 रुपए दिए। राज ने तीनों को एक मोबाइल फोन भी दिया। 14 मई को तीनों सुपारी किलर ट्रेन और सड़क के रास्ते मेघालय के लिए निकल गए। 21 मई को सोनम अपने पति राजा रघुवंशी को लेकर मेघालय पहुंची। किलर राजा सोनम से महज 1 किलोमीटर दूर होटल में ठहरे। सोनम लगातार अपनी लोकेशन की डिटेल तीनों सुपारी किलर को बताती रही। सोनम ने ऑनलाइन ऑर्डर की कुल्हाड़ी। राजा को मारने के लिए 3 सुपारी किलर्स पहले से ही असम के गुवाहाटी में मौजूद थे। उन्होंने गुवाहाटी में ही ऑनलाइन कुल्हाड़ी ऑर्डर की। इसी हथियार से राजा का कत्ल किया गया। सुपारी किलर राजा को मारकर सोनम के साथ ही इंदौर वापस आ गए। सोनम और राज इंदौर में एक होटल में भी रुके थे। राजा का केस ब्लाइंड था, पुलिस ने कैसे सुलझाया? मेघालय पुलिस ने इस केस को गंभीरता से लिया। 50 किलोमीटर के एरिया के सभी सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया। मेघालय पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिला जिसमें सोनम राजा से थोड़ी दूर पर खड़े होकर किसी से फोन पर चैटिंग कर रही थी। पुलिस ने जब सोनम की कॉल रिकॉर्ड्स खंगाली तो आरोपियों का सुराग मिला। और तो और जिस भी सीसीटीवी फुटेज में राजा और सोनम दिख रहे थे उनके आसपास 3 लड़के नजर आ रहे थे। पुलिस ने एरिया के सभी एक्टिव नंबरों की जांच की। 3 नंबर इंदौर में एक्टिव निकले। सभी आरोपियों की लोकेशन इंदौर में मिली, जिसके फौरन बाद पुलिस एक्शन मोड में आ गई। इंदौर में सुपारी किलर की गिरफ्तारी की गई। सोनम ने 20 लाख रुपए देने का वादा किया। जांच तेजी से आगे बढ़ी तो आरोपियों ने पुलिस को बताया कि 23 मई को फोटोशूट के बहाने सोनम पति राजा को कोरसा इलाके में मौजूद पहाड़ी पर ले गई। सोनम ने चिल्लाकर कहा, मार दो इसे। सोनम जानबूझकर थकने का बहाना करके पीछे चलने लगी। तीनों आरोपी राजा के साथ चल रहे थे। जब आरोपी पहाड़ी चढ़ते हुए थक गए तो उन्होंने राजा को मारने से इनकार कर दिया। सोनम ने राजा के पर्स से 15,000 रुपए निकालकर आरोपियों को दिए। कहा, मारना तो पड़ेगा। साथ ही सोनम ने 20 लाख काम होने के बाद देने का वादा किया। सोनम थकने के बहाने राजा से कुछ कदम की दूरी पर पीछे चल रही थी। थोड़ी देर में जब उसने सुनसान जगह देखी तो चिल्लाकर कहा, मार दो इसे। मेघालय पुलिस ने खोले सोनम के राज। पुलिस के मुताबिक सोनम ने प्रेमी और उसके दोस्तों की गिरफ्तारी के बाद डर महसूस किया। पुलिस मुख्य आरोपी राज कुशवाहा तक पहुंची। फिर सोनम को लगा कि छुपकर काम नहीं चलेगा, इसलिए सामने आकर नया ड्रामा उसने क्रिएट कर दिया और पहुंच गई गाजीपुर। मेघालय पुलिस का दावा, राजा रघुवंशी की हत्या पत्नी सोनम रघुवंशी के सामने ही की गई। सोनम सिर्फ हत्या के लिए मेघालय आई थी। हत्या के बाद सोनम ने 25 मई को इंदौर का रुख किया। इंदौर में किराए के कमरे में रुकी, राज कुशवाहा से मुलाकात की।
फिर इंदौर से यूपी के लिए निकल गई। सोनम नेपाल भागना चाहती थी। सोनम ने साजिशन राजा से शादी की, हनीमून पर राजा को अपनी मर्जी से ले गई और फिर बेरहमी से मार डाला। घटना को हादसा दिखाने की साजिश की। राजा की हत्या के बाद सोनम ने फोन तोड़ दिया। सोनम शिलांग से वाराणसी आई और फिर वहां से गाजीपुर पहुंच गई। पुलिस ने दावा किया है कि पूछताछ में पता चला है कि सोनम बनारस के रास्ते नेपाल भागने की फिराक में थी। हालांकि इस बीच जब उसे प्रेमी समेत सभी आरोपियों की गिरफ्तारी का पता चला तो उसने गाजीपुर में सरेंडर कर दिया और यहीं से सोनम की सबसे बड़ी गलती सामने आई और वो देश के सामने एक्सपोज हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। तो सोनम ने राजा से साजिश के तहत शादी की, साजिश के तहत हनीमून पर गई, साजिश के तहत उपवास की कहानी रची और साजिश के तहत ही प्रेमी के साथ मिलकर पति को मरवा दिया। साजिश के तहत वापस आई और मेघालय से इंदौर आ गई और अब साजिश के तहत पकड़े जाने के डर से बनारस होते हुए गाजीपुर पहुंची और साजिश के तहत ही उसने सरेंडर भी कर लिया। लेकिन सोनम, अब तक सोनम का साथ दे रही किस्मत उसको दगा दी गई। सोनम से एक गलती हुई जिसने सोनम को बेनकाब करके रख दिया। देखिए पूरी रिपोर्ट। मेरा तो उपवास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। मैंने मैं घूमने के चक्कर में अपनी ग्यारह थोड़ी तोड़ूंगी। वही तो तेरी मैं अभी फरियाद बना रही तो मेरे को एकदम से याद आ गई कि आप तो मेरे बहू का उपवास वापस। सोनम ने मुस्कान को हराया, सोनम ने देश को डराया। सोनम ने लिखी मर्डर की ऐसी कहानी, बड़े बड़े फिल्म मेकर को हो गई परेशानी। सोनम ने ही प्रेमी राज के साथ मिलकर पति राजा को मारा है। सोनम ने साजिश के तहत राजा से शादी की। वो साजिश के तहत ही उसे हनीमून पर ले गई। उसने पति का मर्डर करवा दिया और वापस इंदौर आई। हत्या में शामिल साथी पकड़े गए तो उसने गाजीपुर में जाकर सरेंडर की कहानी रच दी। बस यहीं से सोनम के प्रेमी राज और सोनम के राज खुलने लगे। पुलिस जांच में अब तक जो सामने आया है वो किसी फिल्म में स्क्रिप्ट से कम नहीं। दरअसल सोनम रघुवंशी ने ही अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर अपने पति राजा की हत्या की, साजिश रची और फिर उसे मार डाला। जांच के सिलसिले में सोनम को गाजीपुर से पटना एयरपोर्ट लाया गया, जहां से मेघालय पुलिस उसे शिलांग ले गई, क्योंकि पति राजा का मर्डर सोनम ने शिलांग में ही किया। मैं विधवा बनकर तुमसे शादी करूंगी, मार दो इसे। सोनम ने ऑनलाइन कुल्हाड़ी मंगवाई थी, राज को होटल की लोकेशन भेजी थी। जैसे जैसे सोनम से सवाल शुरू हुए, कहानी खौफनाक और घिनौनी होने लगी। पुलिस जांच में सामने आया कि उसने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर खौफनाक साजिश रची थी। सोनम ने कथित तौर पर राज से कहा, मैं विधवा बनकर तुमसे शादी करूंगी, मार दो इसे। पूछताछ में खुलासा ये भी हुआ कि हत्या के लिए सोनम ने ऑनलाइन कुल्हाड़ी मंगवाई थी और खुद ही राज को होटल की लोकेशन भेजी थी, जहां कत्ल को अंजाम दिया गया। इतना ही नहीं, उसने अपने परिवार को भी मासूमियत का मुखौटा पहनाकर बेवकूफ बनाया। सोनम ने उपवास का नाटक रचा। राजा रघुवंशी हत्याकांड में अब 23 मई की तारीख सबसे अहम रही। उसी दिन सोनम रघुवंशी ने अपनी सास को फोन पर कहा, मम्मी आज मेरा उपवास है। सास ने सोचा बहू पूजा पाठ में लगी होगी, लेकिन हकीकत कुछ और थी। उसी शाम सोनम एक होम स्टे में अकेली पहुंची, जहां उसने न केवल खाना ऑर्डर किया बल्कि बड़े आराम से खाया। सोचिए, एक तरफ उपवास की कहानी, दूसरी तरफ वो खाना खा रही है। जिस समय वह उपवास की कहानी अपनी सास को सुना रही थी, उसके आधे घंटे बाद ही उसने राजा का मर्डर करा दिया, ऐसा भी दावा हो रहा है। खैर, होम स्टे संचालक ने इस बात की पुष्टि की कि वो बिल्कुल सामान्य थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उपवास की आड़ में चल रही थी एक खूनी साजिश की तैयारी, जिसका खुलासा हो गया। सुनिए सोनम और राजा की मां के बीच की आखिरी बातचीत। हेलो हेलो, हाँ मैं राजा का फोन चालू नहीं हुआ अभी नहीं हुआ, बस हम चढ़ाई कर रहे हैं। हम ऊपर चढ़ गए फिर फोन लगाते हैं। और आज तो उपवास होगा फिर? मेरा तो उपवास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। मैंने मैं घूमने के चक्कर में अपनी ग्यारस थोड़ी तोड़ूंगी। वही तो तेरी मैं अभी फरियाद बना रही तो मेरे को एकदम से याद आ गई कि आप तो मेरे बहू का उपवास वापस। हाँ, खिचड़ी बना मम्मी रही का सुबह फोन आ गया था।
ये उपवास है तो मैं नहाई थी। हाँ तो कहीं दूध लस्सी जो भी मिल रहा हो उपवास का सामान वो खा लो। अब पहले ऊपर तो चढ़े जंगल में है, यहाँ क्या कुछ मिलेगा। बाप रे, मैंने कही थी कुछ ड्राई फ्रूट रख के ले जाओ तो बोले हाँ क्या करेंगे हम, दो ये जंगल है, पता है, घोर जंगल है, एकदम खड़ी चढ़ाई है, चढ़ना मतलब उतरना भी खड़ा ही है और चढ़ना भी खड़ा ही है। तो वहाँ ऊपर देखने के लिए क्या गए? वो अंदर है, वो पहाड़ के अंदर, मना करी थी मैंने तो सुनते नहीं है। हाँ चलो वही तो कह रही, वहाँ क्या देखने पहुँच गए तुम? जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस की जांच में कई राज खुले। राजा, सोनम और राज तीनों के परिवार वालों ने अपनी बातें रखी। राजा की मां इंसाफ मांगती है, सोनम की मां बेटी के कारनामे से हैरान है, जबकि राज की मां कहती है मेरा इकलौता बेटा है, वो बेकसूर है। मेरी मांग यही है कि उनने इतना बड़ा अंजाम दिया, मिलके चारों पांचों ने मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए और उनको फांसी दी जाए, कड़ी सी कड़ी सजा दी जाए और अभी भी पूछताछ जारी रखी जाए और भी उनके पीछे कोई होए तो वो सामने आए। शक क्यों करेंगे? अपन ने किसी की लड़की लेके आ रहे हैं अपने लड़के के लिए, तो अपन तो जो उसका पुराना क्या बीता हुआ है उस पर तो अपना ध्यान जाएगा नहीं। अपन को तो नई खुशियां दिख रही थी ना, तो अपन ने तो नई खुशियां की तरफ ही ध्यान दिया था ना। धन्यवाद है जो मिल गई है, तो लेकिन क्या ये तो वो भी दुख है और ये भी दुख है, अभी तो राजा के कातिल का भी पता पड़े। अब दुख तो है, मिल भी गई है तो भी हमको तो दुख ही, छोरा चला गया था। बस धन्यवाद, मिल गई तो बस मेरे से ये बोला कि मिल गई है और वहां मिली है और मैं जा रही हूँ, बस ऐसा बोला मेरे से। अब क्या गलत है क्या सही है वो तो अभी जो जांच होगी वो बताएगी, अब मैं क्या बताऊं। भैया मेरा बच्चा कभी ऐसा काम नहीं कर सकता, मेरा बच्चा कभी ऐसा काम नहीं कर सकता भैया, कभी ऐसा काम नहीं सकता। 20 साल की उसकी उम्र है भैया, जब से हम सुना 3 दिन से हम पानी नहीं पिए, जब से मेरा बच्चा गया परसों के दिन से, न मेरी बच्चियां न मेरी बच्ची छोटी वाली गिर के बेहोश हो जाती है। इकलौता बेटा था और मेरे कोई आगे पीछे भाई काम करता तो सोनम के भाई के यहाँ काम करता, तो वो भी वही फैक्ट्री में वो भी काम करती थी। अब काम कर रहे में आप भी तो बात करोगे, कोई बात करेगा तो तुम भी बात करोगे। बहरहाल सोनम के कारनामों ने तो मुस्कान को शर्मिंदा कर दिया। सोनम की साजिश ने बड़े बड़े फिल्म मेकर को हैरान कर दिया। कोई इतना शातिर कैसे हो सकता है? अब तो मेघालय पुलिस ही सोनम के सारे राज खोलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। बढ़ते आगे, कानपुर में एक 4 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी की घटना सामने आई। मासूम बच्ची के साथ रेप की वारदात की गई और इसके बाद बच्ची के जब चिल्लाने पर आरोपी ने पत्थर से बच्ची के सिर को कुचलने की कोशिश की। अब इस घटना के बाद तो यही लगता है कि कानपुर में अपराध और अपराधी जो है वो बेलगाम हो चुके हैं। बता दें कि बच्ची इस वक्त हैलेट अस्पताल में भर्ती है। बच्ची की हालत क्रिटिकल है। इसके अलावा जानकारी जो मिली है उसके मुताबिक आधी रात को कमिश्नर हैलेट अस्पताल पहुंचे थे बच्ची से मिलने के लिए और कमिश्नर ने पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। बता दें कि मासूम अपने घर के बाहर ही खेल रही थी और पास का रहने वाला आरोपी उसको बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया, इस घटना को अंजाम दिया। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में आक्रोश काफी ज्यादा जबरदस्त तरीके से देखा जा रहा है। आज दिनांक 10/6/2025 को शाम को इंस्पेक्टर घाटमपुर को यूपी 112 के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई कि मोहल्ला जवाहर नगर कस्बा घाटमपुर की एक लगभग 5 वर्षीय एक लड़की को घायल अवस्था में CSC घाटमपुर ले जाया गया है। इस सूचना पर इंस्पेक्टर घाटमपुर, ACP घाटमपुर एवं अन्य पुलिस की टीम वहां पहुंची और वहां पर वार्ता के क्रम में फिर डॉक्टर्स ने उस लड़की को उचित इलाज हेतु हायर सेंटर हैलेट हॉस्पिटल कानपुर रेफर कर दिया गया। परिजनों ने उसके साथ कुछ गलत कार्य होने की भी आशंका जताई है। इस संबंध में डॉक्टर्स की टीम उसका परीक्षण कर रही है और अभियुक्त की गिरफ्तारी है तो इसमें 3 टीमें गठित कर दी गई। तो 4 साल की ये बच्ची है, हालत इसकी बहुत गंभीर है और बच्ची के साथ जो घिनौनी वारदात जिसको पड़ोस के ही रहने वाले ने अंजाम दिया है उसके खिलाफ पुलिस की कई टीमें गठित कर दी गई है। लेकिन इस घटना के बाद लोगों में बहुत आक्रोश है। अगर आप हापुड़ में रहते हैं और सोशल मीडिया पर आपकी बीवी एक्टिव है तो जरा आप संभल जाइएगा,
क्योंकि यहाँ एक पत्नी ने ना सिर्फ 2 फॉलोअर्स कम होने पर इतना बवाल काट दिया कि मामला थाने तक पहुंच गया। दरअसल हापुड़ की रहने वाली एक महिला जो इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव है, बर्तन धो रही थी, तभी देखा गया कि उसके 2 फॉलोअर्स कम हो गए। बस फिर क्या था, गुस्से में ये महिला इतनी आग बबूला हो गई कि सीधे पति पर गुस्सा उतारना शुरू कर दिया। पत्नी का आरोप था कि पति की वजह से उसके फॉलोअर्स कम हुए हैं। पति का कहना है कि जब बीवी चाहती है तो खाना देती है और जब नहीं चाहती है तो नहीं देती है, और तो अब डराने के लिए नीले वाले ड्रम की रील भी भेजती है। रील को लेकर काफी देर तक ये बवाल हुआ, जिसके बाद पुलिस पहुंची। पुलिस ने दोनों को समझाया बुझाया, मनाया और फिर रील वाली रंजिश खत्म भी करवाई। पति पत्नी में फिलहाल सुलह हो गई, लेकिन ये मामला सोशल मीडिया पर काफी वायरल है और बहुत सारे सवाल भी खड़े कर रहा है कि कभी प्यार जताने का जरिया माने जाने वाली सोशल मीडिया अब क्या रिश्तों में भी दूरियों को बढ़ा देगी। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गोंडा से अमर किशोर कश्यप बीजेपी से निष्कासित हो गए हैं। गोंडा के बीजेपी जिला अध्यक्ष थे। आपको याद होगा भी कुछ दिनों पहले इनका एक वीडियो वायरल हो रहा था और जैसे ही वीडियो सामने आया बहुत सारी बातें इनकी तरफ से आई, अपना बचाव इन्होंने किया, अपना पक्ष रखा और कहा कि ये तो बस लड़की की मदद कर रहे थे, इनका इंटेंशन बुरा नहीं था। लेकिन जब पार्टी ने इनसे स्पष्टीकरण मांगा तो स्पष्टीकरण ये दे नहीं पाए, जिसकी वजह से कार्रवाई हुई। तत्काल प्रभाव से अमर किशोर पार्टी से निष्कासित हो गए। अमर किशोर महिला के संग इनका एक वीडियो सामने आया था। और अब बात करेंगे गाजियाबाद की, जहां पर एक महिला का सूटकेस में शव बरामद हुआ। हत्या करने के बाद सूटकेस में महिला के शव को फेंक दिया गया। सूटकेस में मिले महिला के शव की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। बता दें कि ये दर्दनाक वारदात लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र के बेहटा नगर की है। लड़की कौन है, कहां की रहने वाली है, अभी तक इस महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई है। गाजियाबाद का ये मामला है। फील्ड यूनिट द्वारा वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग करके साक्ष्य एकत्र किए तथा उक्त सूटकेस को खोला गया। उक्त सूटकेस के अंदर लगभग 25 वर्ष की अज्ञात महिला, जो कि सिंदूर और बिछिया पहने है, जिससे स्पष्ट होता है कि वो हिंदू है, अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ। पुलिस द्वारा उक्त शव का कब्जे में लेकर के पंचायतनामा भर करके पोस्टमार्टम हेतु डेड बॉडी भेजी गई है। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में एक युवक ने पेड़ पर फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है। बताया जा रहा है कि खुद के ही आम के बाग में फांसी लगाकर युवक ने जान दी। युवक का नाम सर्वेश यादव है, जिसने आत्महत्या कर ली है। परिजनों के साथ ग्रामीण मौके पर मौजूद रहे। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। काकोरी थाना क्षेत्र के हल्लापुर गांव का ये मामला है, जहां युवक ने अपने ही बाग में आत्महत्या कर ली। क्या कारण रहे इस घटना के पीछे, यह भी पुलिस पता लगा रही है। पुलिस को भी सूचना दी गई। परिजन मौके पर पहुंचे। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पूरे मामले की जांच पड़ताल पुलिस अब कर रही है। काकोरी के हलवापुर गांव की वारदात है। बरेली में सूदखोरों से तंग आकर एक युवक ने जान दे दी। उपचार के दौरान दीप के अस्पताल में मौत हो गई। युवक ने सूदखोर से 2 लाख रुपए उधार लिए थे। मूल राशि से कई गुना पैसे ले चुका था सूदखोर सुरेंद्र। सुभाष नगर थाना क्षेत्र के मढ़ीनाथ का निवासी था मृतक व्यक्ति। ट्रीटमेंट के दौरान अस्पताल में युवक ने दम तोड़ दिया। सूदखोर से 2 लाख रुपए उधार लिए थे और इसमें बताया जा रहा है कि मूल राशि से कई गुना पैसे ज्यादा ले चुका था सूदखोर सुरेंद्र। दीपक मौजूद है। दीपक, ये पूरा घटनाक्रम क्या रहा? बताया जा रहा है कि मूल राशि से भी कई ज्यादा रकम ले चुका था। देखिए, सुभाषनगर थाना क्षेत्र के मणिनाथ का निवासी था जो मृतक दीप है। वो बताया था कि जरूरत पड़ने पर उसको 2 लाख रुपए उसने उधार लिए थे। उधार लेने के बाद 2 लाख से ज्यादा कई गुना रकम सूदखोर को वापस कर दी थी। उसके बाद भी सूदखोर उसकी गाड़ी और मोटरसाइकिल दोनों छीन के ले गया था और उसे वहाँ पैसे के लिए परेशान करा था। पास में गिलानी में आकर जब उसको ज्यादा परेशान किया गया तो उसने अब सुसाइड के लिए जहरीला पदार्थ खा लिया और जब उसके परिजन उसका जिला अस्पताल में और उसके निजी अस्पताल में इलाज कराया तो इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मौत से पहले जो उसने डाइंग स्टेटमेंट दिया, उसने सूदखोर पर आरोप
आरोप लगाया है कि उसने काफी ज्यादा उसे परेशान किया, उसकी सामाजिक व्यवस्था को ठेस पहुंचाई, कई जगह उसका बदतमीजी की गई, उसकी गाड़ी और मोटरसाइकिल दोनों छीन ली गई। इस बात से आहत होकर सुसाइड किया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और मुकदमा लेकर जल्द कार्रवाई की बात करेगी। शुक्रिया आपका दीपक। कुशीनगर में एक युवक का झाड़ियों में शव देखा गया। खून से लथपथ शव जिस तरह से देखा गया, पुलिस को सूचना दी गई। बताया जा रहा है कि झाड़ियों में एक बाइक भी बरामद हुई है। सेवरेही थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। एक ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, लौटेंगे जल्द कुछ और बड़ी खबरों के साथ। आप बने रहिए।